जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम कोशिका के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या है? कोशिका रचना को सर्वप्रथम देखने का श्रेय दिया जाता है, मतलब सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था, ये पूछा गया है। मैथियास श्वाल्डन ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर रॉबर्ट हुक ने? तो देखिए, सबसे पहले जो कोशिका की खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब की गई थी? तो ये खोज की गई थी 1665 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो हैं एक वैज्ञानिक है और इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की। और ये मृत कोशिका उन्होंने किस में खोजी थी? पादप में, प्लांट्स में इन्होंने ये मृत कोशिका खोजी थी। ठीक है, और इन्होंने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो कॉर्क टिश्यू होते हैं उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, इस बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर को नाम दे दिया रूम। सबसे पहले इन्होंने नाम दे दिया इसको रूम। फिर इन्होंने इसके बारे में और जाना कि ये तो पूरा एकदम ऐसा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, आपने देखे होंगे मधुमक्खी के छत्ते, इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ था, बहुत सारे बने हुए थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, रूम से उसका नाम रख दिया सेला, और सेला से ही सेल शब्द की उत्पत्ति हुई। तो यहीं से कोशिका का नाम क्या रखा गया? सेल रखा गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कहाँ खोजा गया? पादप में खोजा गया, पादपों के कॉर्क टिश्यू में। ठीक है, कॉर्क उतक में, कॉर्क उतक में ये सबसे पहले खोजा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। देखिए, अगर इससे कहीं भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किस प्रकार की थी वो? मृत कोशिका थी। किस में खोजी गई? पादप में खोजी गई। कब की गई? 1665 में। ठीक है, तो यह शब्द किसके द्वारा दिया गया? वो भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका के बारे में पूछा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है किसकी लंबी कोशिका, बस कहा है कि लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, उपास्थि कोशिका, कंकाल कोशिका या फिर आरबीसी। सबसे लंबी कोशिका होती है। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? सबसे लंबी कोशिका होती है किसकी? सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश में इसको कहा जाता है नर्व सेल। नर्व सेल। सब सही आंसर क्या आएगा आपका? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न, तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी है। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका पूछे अगर आपसे तो बड़ी कोशिका है अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका ये कौन सी है? अंडाणु। ये शरीर की बात हो रही है। सबसे छोटी कोशिका पूछे, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। शुक्राणु जिसको कहा जाता है स्पर्म, और अंडाणु को कहा जाता है ओवम। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। दूसरा, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स किसको कहा जाता है? तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स या कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम। देखिए, एक शब्द होता है लाइसोजोइम। क्या होता है? लाइसोजोइम। ये जो होता है ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, जो क्या करता है? जो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ये आपके लार में पाया जाता है। दूसरा जो है लाइसोसोम, ये कोशिका का एक अंग है, यानी कि ये क्या होता है? ये एक कोशिकांग है, कोशिकांग होता है। तो जब इसमें एंजाइम्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये थैली बहुत ज़्यादा फूलने लगती है, और फूलने के कारण एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये फूलकर फट जाती है। फटने के कारण बहुत सारे अंग खराब हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ठीक है, ये ब्लड बैंक यानी कि आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा गया। तो ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है,
अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो भी क्या आएगा, स्प्लीन आएगा। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसी को कहा जाता है, प्लीहा को ही कहा जाता है। ठीक है। यकृत, हृदय, वृक्क, ये जो होते हैं ये हमारे अंग होते हैं, लेकिन जो ब्लड बैंक होता है वो क्या होता है, स्प्लीन। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी आरबीसी की जो डेथ होके वो स्प्लीन में इकट्ठा होती है, वही हम ब्लड डोनेट कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है, या ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरएनए का मुख्य कार्य। आरएनए, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। आरएनए का पूर्ण रूप होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आरएनए का फुल फॉर्म है। कार्य क्या होता है इसका, पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आरएनए जो होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। आरएनए जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एम, आर और टी। एम का मतलब वो आरएनए जो प्रोटीन का मैसेज लेकर दूसरे अंगों तक जाता है। आर मतलब जो प्रोटीन ढुल गया है कहीं पर उसको रिप्लेस करने का काम करता है। और टी का मतलब होता है ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक सजीव की मूलभूत इकाई क्या होती है। हमारे शरीर की, प्रत्येक सजीव यानी कि हमारे शरीर की मूलभूत इकाई क्या होती है। तंत्र होते हैं, अंग होते हैं, ऊतक होते हैं, या कोशिका होती है। तो देखिए हमारे शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है वो होती है कोशिका, एक सेल होती है। ठीक है, कोशिका से ही बनते हैं क्या, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक, सेल यानी कि कोशिका। फिर बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बनते हैं क्या, ऑर्गन यानी कि अंग। और बहुत सारे अंगों से मिलकर बनता है एक तंत्र, सिस्टम। तो इस तरीके से हमारे शरीर की सबसे मूलभूत इकाई क्या हो जाती है, कोशिका यानी कि सेल हो जाती है। सेल हमारे शरीर की सबसे मूलभूत इकाई होती है। अगला प्रश्न है, हाँ, कोशिका का अध्ययन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसका जो अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है। नियंत्रण केंद्र मतलब जो कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है वो कौन होता है। हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या तारककाय, ये सभी कोशिका के अंग है यानी कि कोशिकांग है। इनमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक जो होता है इसको नाभिक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है कोशिका का। लेकिन नियंत्रण कक्ष या नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का संश्लेषण होता है प्रथम वृद्धि काल में, द्वितीय वृद्धि काल में, दोनों में, या संश्लेषी काल में। तो देखिए आरएनए का जो संश्लेषण होता है वो द्वितीय वृद्धि काल में होता है। कब होता है, द्वितीय वृद्धि काल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रक को सबसे प्रथम किसने खोजा और नाम दिया। मतलब कि केंद्रक की सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई है, रॉबर्ट हुक के द्वारा, थियोडोर श्वान के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, या फिर थॉमस मॉर्गन के द्वारा। तो देखिए केंद्रक की जो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका का मस्तिष्क भी किसको कहा जाता है, केंद्रक को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, या मैनेजर भी कहा जाता है। कोशिका का मैनेजर भी किसको कहा जाता है, केंद्रक को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। ठीक है, क्या क्या है ऑप्शन, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। क्या कोशिकाएं जीवन भर गुणन करती रहती है, ये दे रखा है, ये सत्य है। हाँ, गुणन करती है, कोशिका विभाजन होता रहता है। ये कोशिका के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मदद करती है, जी बिल्कुल सही है। वे एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये भी सही है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये गलत है। जरूरी नहीं है कि ये केवल भ्रूण में पाई जाए। तो ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षुद्रतम जीवित कोशिका है। क्षुद्रतम यानी कि बहुत ही छोटी, सूक्ष्म, माइक्रो,
जो जीवित कोशिका है उसका नाम बताना है आपको, वो किसकी है, जीवाणु की है, माइक्रोप्लाज्मा की है, विषाणु की है या फिर ईस्ट की है। तो देखिए संसार की सबसे छोटी कोशिका यानी कि सूक्ष्मतम कोशिका या बोला गया है क्षुद्रतम कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। ठीक है, क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में बृहत्तम यानी कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, स्नायु कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका या फिर वृक्क कोशिका। तो देखिए सबसे बृहत्तम यानी कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है स्नायु कोशिका। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, स्नायु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्नर के संरक्षण के उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या है। टर्नर के अनुसार क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 50, 85, 45 या 60। तो देखिए कितनी होती है, 60 होती है, 60। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के बाद पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनन मात्र कोशिकाओं की संख्या के आधी रह जाती है, दुगनी हो जाती है, समान रहती है या फिर तिगुनी हो जाती है। तो देखिए ये जो होती है ये समान रहती है। ठीक है, जो पुत्री कोशिकाएं होगी वो मात्र जनन कोशिकाओं के समान ही रहेगी। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय यानी कि नर और मादा के गुणसूत्रों का अदला बदली होना क्या कहलाता है, जीन विनिमय कहलाता है। तो ये किस स्टेज में होता है, किस अवस्था में होता है, प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 1 में या फिर प्रोफेज 2 में या फिर मेटाफेज 2 में। तो देखिए ये जो होता है ये प्रोफेज 1 में होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या पूछी गई है, जोड़ियों में नहीं पूछी गई है, कुल पूछी गई है। 45, 44, 46 या 48। तो कितने होते हैं, 23 जोड़ी यानी कि 46, 23 जोड़ी, 23 का डबल 46। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है, गर्भाशय में, अंडाशय में, अंडवाहिनी में या फिर योनि में। तो देखिए ये जो होती है ये होती है डिंब वाहिनी में या योनि लिखा होता है, फिलोपियन ट्यूब जिसको कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, चौथा, इसी को कहा जाता है डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी या इसी को कहा जाता है फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें समविभाजन होता है। समविभाजन, पुनरुत्पादक कोशिकाओं में, कायिक कोशिका में, एक कोशिकीय कोशिका में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए किसमें समविभाजन होता है। समविभाजन, समविभाजन जो होता है वो होता है कायिक कोशिकाओं में। ठीक है, इसमें होता है कायिक कोशिका में, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि में कोशिका विभाजन होता है। वृद्धि में समसूत्री, अर्ध समसूत्री या फिर असूत्री या बहुविभाजन। इसमें जो होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री, समान रूप से विभाजित होती है। कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन के द्वारा संतति बनने तक, संतति संरचना बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं या पैलिकल कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र। एक चक्र की तरह ये कार्य करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अधिकतम प्रकार के आलू में क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है, 48 होती है। ठीक है, ज्यादातर जो आलू पाए जाते हैं, आलू की प्रजातियां होती है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 48, 24 दूना 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी क्रोमोसोम संख्या 24 होती है, किसकी होती है। तो देखिए टमाटर की होती है। टमाटर में कुछ प्रजातियां 24 गुणसूत्र की होती है और कुछ में 26 की भी होती है। तो चौथा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चौथा। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम मानव कोशिका में सदैव रहते हैं, एकल रूप में, जोड़े में, एक या दो, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। देखिए गुणसूत्र जो होते हैं हमेशा जोड़ियों में पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं जोड़ियों में। तो दूसरा इसका सही आंसर होगा। देखा होगा ना आपने 23 जोड़ी
24 जोड़ी, 26 जोड़ी, इस तरीके से। जीन को कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक इकाई, ग्वानिन या पेलिकल। तो देखिए जो जीन होता है ये हमारे शरीर में आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है, इकाई। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, दूसरा सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? नील हरित शैवाल में असूत्री विभाजन, असूत्री जिसमें समान रूप से विभाजित नहीं हो पाते हैं उसको असूत्री विभाजन कहा जाता है। नील हरित शैवाल में या फिर मानव में, मेंढक में या फिर बंदर में जो असूत्री विभाजन होता है वो नील हरित शैवाल में होता है। ठीक है, नील हरित शैवाल में फैलते जाते हैं, लगातार फैलते जाते हैं, इनमें कोशिका जो विभाजन होता रहता है लगातार होता रहता है, तो ये फैलते जाते हैं। तो पहला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइसोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। माइसोसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था फ्लेमिंग ने। ठीक है, किसने किया था? फ्लेमिंग ने। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलिकल निम्न में से किसका एक भाग है? क्रोमैटिड्स का, मैट्रिक्स का, क्रोमोसोम का या इनमें से कोई नहीं। पेलिकल हमारे आनुवांशिकता के अंतर्गत ही पाया जाने वाला एक अंग होता है पेलिकल, जो कि किसमें पाया जाता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही आएगा, क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या उपरोक्त सभी? तो देखिए डीएनए जो होता है इन सभी में पाया जाता है, तो उपरोक्त सभी आएगा। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसमें न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी? किसने की थी न्यूक्लिक एसिड की खोज? न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी शिशर ने। शिशर नाम के एक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी, शिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रिका उपस्थित होती है कोशिका द्रव में, राजधानी में, केंद्रक द्रव में या फिर गुणसूत्र बिंदु पर? तो देखिए जो केंद्रिका होती है वो केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, केंद्रक द्रव्य। ये सारे कोशिका के कोशिकांग ही है। कोशिका में राइबोसोम के प्रकार होते हैं। कोशिका में राइबोसोम के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, 70 और 80s। राइबोसोम के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने जीव द्रवण को जीवन का भौतिक आधार कहा है? किसने कहा है? रॉबर्ट ब्राउन ने, पुरकिंजे ने, हक्सले ने या मेस्लियायन ने? किसने कहा है? हक्सले ने कहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, हक्सले। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, प्रोटीन की, लिपिड्स की या फास्फोलिपिड की? कोशिका भित्ति जो होती है बनी होती है सेलुलोज की। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सेलुलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और कौन से प्रकार का है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है सेलुलोज। ठीक है, यहाँ चाहो तो आप लिख लो पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है सेलुलोज, और इसी की बनी होती है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, पुष्प की पंखुड़ियों का रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है? पुष्प में अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं, उनका जो कलर होता है वो कौन डिसाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, पहला ऑप्शन इसका सही आएगा, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है? अब हरा रंग है तो क्लोरोप्लास्ट आएगा। क्या आएगा? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही फिर क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कोशिकाएं जो कि रोग प्रतिरोधकता का उत्पादन करने में जिम्मेदार होती है? लाल रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल्स, लसिका कोशिकाएं या बिंबाणु? तो देखिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है वो होती है लसिका कोशिकाएं। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, लसिका कोशिका। लसिका कोशिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा है? कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, या फिर सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है? देह यानी कि हमारे शरीर में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, तो सही है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? असत्य कथन कौन सा है? कुछ कोशिकाएं अपने बदलते आकार होते हैं।
ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। सभी कोशिकाएं सीमित आकार की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र या गोल्जी कॉइल? सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो होता है प्लास्टिड, ठीक है, लवक जिसको कहा जाता है, प्लास्टिड या लवक, ये सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जी कॉइल? तो कोशिका को एक निश्चित आकार कौन प्रदान करती है या निश्चित रूप? कोशिका भित्ति। जिस प्रकार से कोशिका भित्ति मूव करेगी उसी तरीके से, मतलब जो आकार लेगी उसी तरीके से कोशिका का भी आकार होगा, ठीक है। कोशिका को एक रूप, निश्चित रूप प्रदान करता है, कौन करता है? कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है आपका, एक कोशिका के नाभिक में प्रत्येक गुणसूत्र में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? एक अर्ध गुणसूत्र से संलग्न 2 गुणसूत्र बिंदु होते हैं, एक गुणसूत्र से बिंदु से संलग्न 2 अर्ध गुणसूत्र बिंदु होते हैं, केवल 2 अर्ध गुणसूत्र होते हैं या केवल 2 गुणसूत्र बिंदु होते हैं। इसमें जो होगा सही आंसर क्या होगा? एक गुणसूत्र बिंदु से संलग्न 2 अर्ध गुणसूत्र बिंदु होंगे, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है, किस प्रकार की होती है? चयनात्मक पारगम्य, अर्ध पारगम्य, पारगम्य या अपारगम्य? तो कोशिका भित्ति जो होती है वो होती है पारगम्य, और कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम्य होती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो कैसी होती है? पारगम्य होती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया में सही क्रम को अभिनिर्धारित कीजिए। मेटाफेज, प्रोफेज, एनफेज या टेलीफेज? क्या आएगा? दूसरा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलीफेज? टेलोफेन, एनाफेज, टेलीफेज, प्रोफेज या मेटाफ? प्रोफेज, एनाफेन या मेटाफेज या रेलीफेज? तो सही आंसर आएगा इसका दूसरा। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है प्रोफेज की होती है, फिर मेटाफेन की होती है, एनाफेज की होती है और फिर टेलीफेन की होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए प्राप्त ऊर्जा, यहाँ बीच में ऊर्जा नहीं लिखा हुआ है, क्रियाओं के लिए प्राप्त, यहाँ ऊर्जा आएगा। ऊर्जा को कहा जाता है, किससे प्राप्त की जाती है? ये प्राप्त की जाती है किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा, ठीक है। हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है किसके रूप में? एटीपी के रूप में। जैसे ही ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस O2 या ऑक्सीकरण हो गया तो बनता क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। ATP क्या है? एनर्जी होती है, और ये स्टोर्ड हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यही पूछा गया है आपसे कि कोशिका में जो जैविक क्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त हो रही है ये किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है, ठीक है। और 1 ATP इक्वल टू होता है 7.3 कैलोरी, ठीक है, 7.3 कैलोरी। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारे शरीर में बनती कितनी है? 38 ATP एनर्जी बनती है, जिसमें से नेट बच जाती है कितनी? 36 ATP। ये हमारे शरीर में नेट बच जाती है। हम यूज़ कितना करते हैं? यूज़ की जाती है हमारे द्वारा ओनली 2 ATP, ठीक है, 2 ATP, ओनली 2 ATP हम यूज़ करते हैं, बाकी 36 ATP हमारे बॉडी में ही स्टोर्ड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कोशिका को के भीतर को यूकेरियोटिक के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? यहाँ पर बीच में यूकेरियोटिक आएगा, ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम या ग्लाइऑक्सिसोम? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आएगा गोल्जी कॉइल, ठीक है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉइल। इसकी जो खोज की गई थी, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? कैमेलियो के द्वारा की गई थी, ठीक है, फेमेलियो के द्वारा। 2 भाई थे, कैमेलियो और फेमेलियो, उसमें से फेमेलियो ने इसकी खोज की थी गोल्जी बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? हेटेरोसिस, युग्मन, माइटोसिस या इनमें से कोई नहीं? तो माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है, माइटोसिस। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा, माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है? अभी रिवाइज हो गया, ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम या ग्लाइऑक्सीसोम? राइबोसोम, ठीक है, क्या होगा? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है, या राइबोसोम में क्या पाए जाते हैं? आरएनए पाए जाते हैं, और वही क्या करते हैं? वही प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को किस शेयर का विभाजन कहते हैं? किस स्तर का विभाजन कहा जाता है? एनाफेज प्रथम, एनाफेज द्वितीय, लेप्टोटीन या जाइगोटीन? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में इस प्रकार का होता है एनाफेज 2, एनाफेज 2 वाला। ऑप्शन दूसरा सही आंसर होगा। और जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें एनाफेज फर्स्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन निम्नलिखित में से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, प्लास्टिड्स के द्वारा, पेरोक्सीसोम्स के द्वारा या राइबोसोम के द्वारा? कौन सा है? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कौन सी कोशिकाएं की कौन सी कोशिका इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है, यानी कि उसको बाहर निकालती है? अल्फा, बीटा, डेल्टा या एफ कोशिकाएं? तो ये जो होती है 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, केवल 3 प्रकार की। इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में, उसमें से जो बीटा कोशिकाएं होती है, यहीं से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन होता है, बीटा कोशिका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन किसमें होता है? कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी में, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में या राइबोसोम में? तो कोशिकीय श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये कोशिका से संबंधित 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिका से संबंधित आगे के 50 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चन करना है। इससे बाहर कोशिका से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चाहे आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, आर्मी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो आर्मी से रिलेटेड, तो इससे ज़्यादा, मतलब इससे अलग क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो बने रहें आप ट्रिकी अकेडमी के साथ। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी 50 क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।